तो हेलो दोस्तों सभी लोग आज के इस टॉपिक में आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम ऐसे 16 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो टॉप 10 में आते हैं जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट रूप से आप लोगों को हम बताने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को आप रिपीट कर लीजिए, उन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, तो आपको और अलग से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बिना देर किए हम ये टॉप 16 क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जो हमारा सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी फार्मेसी का नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या काम है। भाई फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, इसके क्या क्या रोल होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को लिखना है और छोटी छोटी हेडिंग वगैरह डालकर, जैसे नेशनल, पहले सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी हेडिंग डालना है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट क्या है और उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, ये ऐसे करके हेडिंग डालना है। उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिखना है। आखिरी में जो हमारा इंडिया है, जापान है, ब्रिटिश है, इन सभी चीज़ों के बारे में, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख देना है, तो आपका काम बन जाएगा। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। तो सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, रेड द नोट ऑन एसओपी। तो एसओपी का हो सकता है आप लोगों को बता दूं, आपको पहले से भी याद होगा कि एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिए और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ नहीं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, सोशल फार्मेसी में भी पूछा जाता है और उसके बाद डी फार्मा सेकेंड ईयर में, कम्युनिटी फार्मेसी में भी पूछा जाता है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में एक नोट्स लिखना है। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक एंड डिस्पेंसिंग प्रोसेस। जो पेशेंट का इंटरव्यू टेक्निक है, जो पेशेंट का इंटरव्यू लेना है, जैसे मान लीजिए कि पेशेंट को क्या-क्या डिजीज़ हैं, क्या-क्या उस इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम में क्या-क्या दवाइयाँ चल रही हैं, कौन-सी दवाइयाँ पहले चल रही थी, अब हट गई हैं, बीपी बढ़ा है, शुगर है कि नहीं है, थायरॉइड की समस्या है कि नहीं है, अगर वेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों को इंटरव्यू लेना और डॉक्टर तक पहुँचाना, एक प्रिस्क्रिप्शन यानी कि लिखकर पर्चे पर। और डिस्पेंसिंग प्रोसेस यानी कि फार्मासिस्ट का और क्या रोल होता है कि जो पेशेंट को दवाइयाँ वगैरह देते हैं, उनको पर्चे के अकॉर्डिंग डिस्पेंसिंग प्रोसेस पूर्ण रूप से करना चाहिए। 4 नंबर, स्ट्रेटजी ऑफ मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर, कि हमारे जो डिस्पेंसिंग यानी कि एरर हैं, पर्चा बाँटते समय दवाइयाँ का पर्चा पेशेंट को जैसे दवाइयाँ देते हैं उसको बाँटते समय हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे पेशेंट को यानी कि डिस्पेंसिंग एरर यानी कि दवाइयाँ बाँटते समय हमारी त्रुटियाँ कम हों। ऐसा तो आप समझदार होंगे ही होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि डोज़ को निर्धारित करना, इसी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना, पेशेंट को विधिवत पूर्ण रूप से समझाना ड्रग को कि ये कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। नेक्स्ट जो हमारा 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारा लेजिबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, स्टैंडर्ड, उसको क्या-क्या विधिवत रूप से कि फार्मासिस्ट को क्या-क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन की लेजिबिलिटी क्या है, किस डेट में पर्चा बन रहा है, एज क्या है पेशेंट की,
एज क्या है, वेट क्या है, दिनांक क्या है, इन सभी चीज़ों का नाम क्या है, फार्मो पेशेंट के माता का नाम, पिता का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेना, मोबाइल नंबर क्या लेना, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रिस्क्राइब करना। ये नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेबलिंग ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। जो मेडिकेशन पर लेबलिंग होती है कि दवाई को कहाँ स्टोर करना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए और कौन-कौन से इनमें इंग्रेडिएंट मिक्स हैं और इसे पेशेंट को कौन से आधार पर देना चाहिए और किस डिजीज़ में देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट को पढ़ लिख कर देना चाहिए। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, वो उसकी डेफिनिशन लिखिए एंड प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट क्या हैं, उसको भी एक-एक करके डिस्कस करिए और इसमें एक छोटे-छोटे 2-2 लाइन के उनके जो पार्ट हैं, उसके बारे में लिख लीजिए ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएँ। अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया, अगर आपका यही शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखकर उसके सारे पार्ट लिख देने हैं, बस आपको नंबर मिल जाएँगे। जो नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, एक्सप्लेन प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट की क्या-क्या रिस्पांसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट की? यही वही होती है फार्मासिस्ट की रिस्पांसिबिलिटी कि पेशेंट को अच्छी तरीके से बात करना, अच्छी तरीके से समझाना दवाइयों को और डोज़ को निर्धारित करना और ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। इन सभी चीज़ें यही फार्मासिस्ट की रिस्पांसिबिलिटीज़ होती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स। जो कम्युनिकेशन को डिफाइन करिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है एंड कम्युनिकेशन के टाइप को लिखिए एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं। आप लोगों को बता दें कि कम्युनिकेशन को डिफाइन करिए और उसके पार्ट, ये 4 प्रकार के कम्युनिकेशन जो है 4 प्रकार के होते हैं एंड इसके एलिमेंट्स एलिमेंट्स को आप डिफाइन करिए। ऐसे आप समझ लीजिए, आपने यहाँ पर फ्लिपकार्ट जैसे मान लीजिए, यहाँ से फ्लिपकार्ट से आपने ऑनलाइन किया, वहीं ऑनलाइन किया और आपने पेमेंट किया, उसके बाद जब एड्रेस वगैरह फिल करके आपने पेमेंट किया तो उसके बाद आपका ऑर्डर जो डिलीवरी वाला करने आता है वो उसने ऑर्डर लिया और धीरे-धीरे आने लगा और उसको इसके बाद एक निश्चित डेट पर आपको मिल गया ऑर्डर। आपने जो कुछ भी मँगाया टी-शर्ट, पैंट, हुडी वगैरह कुछ भी आपने मँगाई हो, वो मिल गया। उसने आपको कितनी रेटिंग दी, इसी को एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, डिस्क्राइब इन द डिटेल्स जीपीपी एंड रिक्वायरमेंट्स। जीपीपी का यहाँ पर फुल फॉर्म है वो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जीपीपी का और इसके क्या-क्या रिक्वायरमेंट होते हैं इसको डिफाइन करिए। नेक्स्ट नंबर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि ओटीसी मेडिसिन क्या होती हैं। आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि ओटीसी मेडिसिन क्या होती हैं और ओटीसी कल का फुल फॉर्म जो हो क्या है। अगर आप लोगों को ओटीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो आप लोगों को बता दूँ, ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ओवर द काउंटर मेडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इसका आप ज़रूर याद रखिएगा और ये 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर ओटीसी की डेफिनिशन क्या होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ओवर द काउंटर मेडिसिन। इसके डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ओटीसी का जो नीड है, जो उसको डिस्कस करिए ओटीसी की रोल ऑफ फार्मासिस्ट। रोल ऑफ फार्मासिस्ट में इसका मतलब कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है ओटीसी मेडिसिन में। ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। जो ओटीसी मेडिकेशन है, मेडिसिन है, उसको डिस्पेंसिंग करते समय क्या-क्या फार्मासिस्ट की रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं एंड सेल्फ मेडिकेशन। इसी को ही ओटीसी मेडिसिन को ही सेल्फ मेडिसिन कहते हैं।
तो आप लोगों को जैसे कोई चीज़ जुकाम आ गया भाई, जुकाम नहीं बुखार आ गया तो भाई पैरासिटामॉल डोलो या ऐसे ही आपने ले ली जाकर तो इसी को कहते हैं ओटीसी मेडिसिन। 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मेडिकेशन नॉन एडेसिव। डिफाइन मेडिकेशन नॉन एडेसिव इसका मतलब है यह है कि जो फार्मासिस्ट या डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिन को ना पालन करना। जिसके द्वारा जैसे आप डॉक्टर ने बताया या फिर किसी फार्मासिस्ट ने बताया कि ये दवाइयाँ इतने-इतने समय खानी है और इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। जैसे एप्पल का एप्पल नहीं खाना है या चावल नहीं खाने हैं, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद आप लोग को इस मेडिसिन को लेना है, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, तो इसी को नॉन एडेसिव कहते हैं। 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट एंड फॉर अस्थमा एंड कूल। जो राइट यानी कि राइट शॉर्ट नोट है, जो पेशेंट काउंसलिंग है उसके शॉर्ट नोट लिखिए एंड क्या-क्या पॉइंट हो सकते हैं अस्थमा एंड कोल्ड के। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि अस्थमा की जगह टीबी भी हो सकता है। तो ये मतलब नहीं है कि आपको अस्थमा या सीओपीडी इन सभी चीज़ों को आपको बदल कर भी हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको 100% मिलने ही मिलने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा और जितने के जितने इसमें सारे हमने क्वेश्चन बताए हैं, इसमें के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सारे आ भी सकते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लेकर चल रहे हैं। 10 भाई इसमें के हो गए, 16 इसमें के हो गए कि नहीं हो गए? तो 16 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए और शॉर्ट में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसमें लॉन्ग में आपको 6 क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं, तो आपको 18 तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गए, हमने तो 16 ही आपको बताए हैं ना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन हेल्थ स्क्रीनिंग कि हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है और इसके बारे में एक नोट्स लिखिए। हेल्थ स्क्रीनिंग इसी को कहते हैं पूरे शरीर की जाँच कराना, इसी को हेल्थ स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हेल्थ स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? तो हेल्थ स्क्रीनिंग उसे कहते हैं जो हमारे पूरे शरीर की जाँच करते हैं, उसी को हेल्थ स्क्रीनिंग कहते हैं। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डे कैश बुक जो ये शॉर्ट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और 14 नंबर भी हमारा जो क्वेश्चन है, वो भी शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। तो डे बुक क्या होता है जो हमारे पेशेंट लोग होते हैं जैसे कोई फार्मासिस्ट है और अपने मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ है और कोई पेशेंट आ गया उसको डे की डे जो पेशेंट आया उसमें डे के डे यानी कि रोज के रोज उसमें लिखना पड़ता है कि आज कितना पेमेंट हुआ, क्या कौन-कौन सी ड्रग दी गई और इसमें कौन-कौन से डोज़ दिए गए, इस चीज़ के बारे में लिखना पड़ता है, इसी को डे कैश बुक कहते हैं। और कितना इसमें ऑनलाइन पेमेंट हुआ, कितना ऑफलाइन पेमेंट होगा, इसके बारे में नोट किया जाता है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है इन लिस्ट कॉमन डिस्पेंसिंग एरर व्हाट आर स्ट्रेटजीज ऑफ मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर जो कॉमन डिस्पेंसिंग एरर है उसको कैसे कम किए और हाउ द स्ट्रेटजीज ऑफ मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर और उसको कैसे मिनिमाइज करें। जो डिस्पेंसिंग दवा को डिस्पेंसिंग करते समय जो फार्मासिस्ट की गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसको कैसे देखें। जैसे कि दवा देते समय डेट निकल गई है पेशेंट की भई 10 दिन हो गए दवा खाते-खाते, तो आपको ऐसे नहीं देना है, आपको बताना है कि आपको डॉक्टर से आपको सलाह लेनी ले लेनी चाहिए ताकि आपको इस दवाई खाने से आपको कोई दिक्कत ना हो, तब आपको दवाई मिलेगी। लेकिन ऐसे आपको नहीं देना है और आपको दवाई बताना है कि आपको ये कितने टाइम खानी है, ये सुबह खानी है, ये शाम खानी है, ये दोपहर में खानी है, ये नाश्ते के पहले खानी है, नाश्ते के बाद खानी है या शाम को सोते समय खानी है। इन सभी चीज़ों को आपको फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को बताएगा कि आपको कौन-कौन सी ड्रग कितने समय लेनी है। और इसको सलाह भी देगा कि जो पेशेंट है वो किस डेट में अगली डेट में आए और आप लोगों को
डॉक्टर को दिखाकर फिर से दवाई प्रिस्क्राइब करें। इन सभी क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहिए और इन जो क्वेश्चन हैं और बारी-बारी से इन सभी चीज़ों को लिखते रहिए। तो आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और अपने दोस्त के भी साथ शेयर करो।